9 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर लेडीज के लिए, कल आपका वुमेन्स डे था, बिलेटेड वुमेन्स डे, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपके मार्च 8 को मनाया जाता है हर साल, वुमेन की कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, ताकि एक इंकरेजमेंट मिले आने वाली वुमेन को, जनरेशन को, कि कैसे आपको जेंडर इक्वालिटी दिखानी है फॉर मेन, और दूसरा एक तरह से वुमेन की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हिस्ट्री में से उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए। इस साल का जो थीम था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वो था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। थीम के ऊपर आपके ना क्वेश्चन आए थे जी, किसने भी पूछा, थीम के ऊपर आपके कई बार क्वेश्चन आते होते हैं कि इस डे का इस साल क्या थीम था, ठीक है। ज्यादातर स्टेट सर्विसेज में आते हैं, तो कोई भी स्टेट का एग्जाम होगा उस चीज के लिए इस चीजें याद रखनी जरूरी होती है। नेक्स्ट आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर्स। तो आपके एमएसपी इस साल आपकी सेंटर की सरकार क्या कर रही है, एमएसपी का जो भी खर्चा होता है ना, वो सेंटर की सरकार देती है, ठीक है। तो आपकी सेंटर की सरकार ने पंजाब गवर्नमेंट को बोला है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोक्योर करती है सारी फूड क्रॉप्स एमएसपी पे, उसने आपकी पंजाब गवर्नमेंट को बोला है कि हमें अपने सारे फार्मर्स का लैंड रिकॉर्ड और उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स दो, ताकि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि उनके अकाउंट में डायरेक्टली वो पैसे डालेंगे। ये क्यों करना चाहती है सरकार? देखो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिर्फ इस चीज में नहीं चल रहा, ऑलरेडी बहुत सारी स्कीमों में चल रहा है, जैसे कि आपकी एलपीजी की सब्सिडी होगी, ठीक है, फिर जो स्कॉलरशिप आती है जिन बच्चों को, उन्हें भी उनके अब अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आता है। ये इसलिए है कि बीच में कोई पैसा खा ना जाए उनका। अगर सेंटर की सरकार 1 रुपया भेज रही है, उन तक 1 रुपया पहुंचे, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम उनका बैंक अकाउंट नंबर ले लो और उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डाल दो, ठीक है। अभी क्या होता है कि आपके जो मंडीज में, जिन्हें अड़तीय कहते हैं, उनके पास पहले पैसा आता है, वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो वो मिडिल मैन को हटाने की कोशिश है ताकि उनका प्रॉफिट खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अगर उनका प्रॉफिट खत्म होगा, वो सारा का सारा पैसा किसानों के पास जा रहा है, तभी ज्यादा बेनिफिशियल है। पर हाँ जी, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी प्रोटेस्ट तभी तो उन्होंने कर दिया पीछे, ठीक है, कि ऑब्वियसली इस चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगलों की इनकम का सोर्स ही मारा गया। पर वही है, सरकार मिडिलमैन हर जगह से खत्म करना चाहती है, ताकि किसानों की इनकम तभी बढ़ेगी अगर ऊपर से 1 रुपया चला है, अगर किसानों तक 30 पैसे पहुंच रहे हैं, बीच का 70 पैसे तो वो रख गया, तो अगर वो 70 पैसे भी किसान तक पहुंचने लग जाए तभी फायदा है। इसलिए सरकार अपनी बहुत सारी स्कीमों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब है डायरेक्टली अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है, ये यूज कर रही है। इसे कहां से मैनेज किया जाता है, ये चीज याद रखना। एक ना आपके सेंटर में बनाया गया सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, ये ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑपरेट करता है। इसके अंदर जितनी भी आपकी कोई भी चीज ट्रांसफर होनी है, वो इस सिस्टम के थ्रू भेजी जाती है। बेसिकली एक सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर डेटा फीड किया जाता है, किसे कितने पैसे ट्रांसफर होने हैं, और ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर दी जाती है, ठीक है, क्लियर है। ये चीज यहाँ पे ये सारी लिखी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार जरूरी है, ठीक है, और एक बैंक अकाउंट जरूरी है। हाँ, मतलब आधार सबके लिए जरूरी है, पर बताना जरूरी है ना कि आधार भी जरूरी है और दूसरा बैंक अकाउंट भी जरूरी है। आधार तो गवर्नमेंट की हर स्कीम के लिए अब जरूरी है जनरल सेंस में। नेक्स्ट है जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है, उसके बारे में करंट अफेयर है कि इसरो गवर्नमेंट की मदद करेगी नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैंडल करने में, ठीक है।
अब हो क्या रहा है कि आपके ना बहुत सारी चीजों की प्राइवेटाइजेशन चल रही है, बहुत सारी कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन चल रही है, बताइए। उसमें से इसरो को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, पर जो आपका स्पेस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इससे पहले क्या होता था, इंडिया की तरफ से जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, कुछ भी हैं, वो सब कुछ इसरो लॉन्च कर रहा था। इसरो सरकार की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या है, पिछले साल सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो के अंडर ही है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना कि वो आगे आए, वो सैटेलाइट्स और ये सारी चीजों की जिम्मेदारी वो उठाना शुरू करें, ताकि आपका इसरो फ्री हो जाए इस जिम्मेदारी से। इसरो अगर फ्री हो जाएगा इस जिम्मेदारी से, तो इसरो या तो बहुत बड़े साइज के प्रोजेक्ट्स पे डील कर सकता है, ठीक है। अगर छोटी मोटी, लेट्स सपोज कोई वेदर की सैटेलाइट है कि डेली वेदर चेक करना है, उसकी जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स है, अगर ऐसी चीजें प्राइवेट सेक्टर करने लग जाए, इसरो फ्री हो जाएगा बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे मार्स पे जाने के, आगे सन के लिए हम एक प्रोजेक्ट भेज रहे हैं, सन को स्टडी करने के लिए, आदित्य, ठीक है। फिर आगे और प्लैनेट्स पे हमने स्टडी करने, उनके ऊपर चीजें भेजनी है, इसरो उनके ऊपर फोकस कर पाए, और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए स्पेस को। जैसे अमेरिका के लिए ना नासा, उनके सिक्योरिटी में बहुत काम करता है, तो इंडिया के लिए इसरो वो काम करना शुरू करे, इसरो उस रोल में आ जाएगा, ठीक है। ये छोटी मोटी जिम्मेदारियां उधर देंगे। क्लियर है? प्राइवेटाइजेशन की कोई डिसएडवांटेज नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के सिर्फ ये डिसएडवांटेज है कि हाँ, वेल्थ का गैप पड़ेगा। जिनके पास है रिसोर्स वो अमीर होते जाएंगे, जिनके वही प्राइवेटाइजेशन के नेगेटिव्स बहुत कम है। नेगेटिव्स में सिर्फ यही है कि वेल्थ का गैप बढ़ता है, क्योंकि जो तो बंदा अफोर्ड कर सकता है। अब ये तो नहीं है कि हम कल सोचेंगे कि चलो हम भी सैटेलाइट्स लॉन्च करना शुरू करते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करना कौन सा सस्ती चीज है, तो आम बंदा तो नहीं कर सकता। और ये माना जाता है कि जो आने वाले टाइम में स्पेस में सबसे पहले पहुंचेंगे, वही आने वाले टाइम में सबसे बड़े अमीर लोग होंगे, क्योंकि अगला फील्ड, हर एज में एक फील्ड होता है, जो उसमें एंटर करता है वो सबसे ज्यादा अमीर होता है। साइबर ऑलरेडी बड़े बड़े नाम बन चुके हैं, अब अगली स्पेस की बारी है। जो स्पेस में सबसे पहले एक्सप्लोरेशन कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। है क्या आपके स्पेस में, जैसे एस्ट्रॉइड, बड़े बड़े पत्थर जो हैं, एस्ट्रॉइड्स क्यों खास हैं अर्थ की इंपॉर्टेंस के लिए? उनके ऊपर मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर भरा पड़ा है। अगर हम वहां पे माइनिंग करके उन्हें अर्थ पे ला सके, जो उन मेटल्स को लाएगा सबसे अमीर है। तो जो बंदा लोगों को मार्स तक पहुंचा पाएगा, अब आपके ये भी सोचा जा रहा है कि स्पेस टूरिज्म भी शुरू होगा, लोग जाके स्टे करके कुछ दिन वापस फिर आ सकते हैं। ये जो चीजें पॉसिबिलिटी हैं, यही तो है फ्यूचर। पर गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट के पास ये लग्जरी आइटम देने का पहली बात तो टाइम नहीं है कि लोगों को टूरिज्म के लिए हम चीजें लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट का बेसिक एम है कि जरूरत की जो चीजें वो आ जाए, तो इसरो को इसीलिए उस रोल में लाया जा रहा है, और सारी चीजें इसलिए सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सोशलिज्म, इंडिया के, हम अभी शाम वाले बैच में पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें हमने ना एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज लिखी है कि सरकार कोशिश करेगी समाज में इनइक्वालिटी कम से कम हो, ठीक है। किसी एक अमीर अमीर ना होता रहे, गरीब गरीब ना होता रहे, तो सरकार कोशिश करेगी। इसलिए हमने पब्लिक सेक्टर पे इतना फोकस किया। दूसरी चीज, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, और जो पूरा 20th सेंचुरी का टाइम था, 1970s 80s, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज नहीं थे। पहले तुम इंडिया में रिसोर्सेज बनाओगे, अगर इंडिया में स्टील ये सब कुछ होगा, सीमेंट, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट सेक्टर को अब दे दिया गया। पहले गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज पैदा की, अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर जो कर सकता है करे। इंडिया उस पोजीशन पे पहुंच गया जहां पे प्राइवेट सेक्टर लीड ले सकता है। अरे प्राइवेट सेक्टर हर फील्ड में लीड ले ही रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो अब स्पेस की अगली, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, पर इसका काम यही होगा प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना कि वो काम करे, ठीक है। यही इसके ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं।
ठीक है, तो यही काम करना है, इसे प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना है कि वो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री, ये प्राइवेट सेक्टर की बात है, वो सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, हम एक स्पेस में मिशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 2022-23 तक लॉन्च होना है मैक्सिमम। ठीक है, जो है गगनयान। गगनयान इंडिया का मिशन है, अपने खुद के रॉकेट पे, अपने खुद के इंजन्स पे पहली बारी हम इंडियंस को स्पेस में भेजेंगे। इससे पहले भी हमारे लोग स्पेस पे भी गए हैं, मून पे भी गए हैं, पर हमने रशिया के रॉकेट्स, रशिया के एयरक्राफ्ट, ये सब कुछ यूज किया। ये पहली बारी मिशन है जहां पे हमारा ही लॉन्च सिस्टम होगा, हमारे ही लोग होंगे, हमारा ही सारा का सारा स्पेस कैप्सूल है, सब कुछ हमारा है। पहली बारी इंडियन सॉइल से ये चीज लॉन्च हो रही है। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसका मतलब है अगर हमने लोगों को स्पेस पे पहुंचाना शुरू कर दिया कि हमारे इसरो जो डेवलपमेंट कर रहा है बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया। ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल माना जाता है जहां पे तुम ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचा सको और वापस लेके आ सको अभी की डेवलपमेंट के लिए। तो इसरो दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग एजेंसीज है, जिसका इसके थ्रू पता चलता है कि हाँ लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वेट क्या होगा, 2.7 टन, सॉरी 3.7 टन वेट इसका होगा। ठीक है, ये एक स्पेसक्राफ्ट होगा जो 3 लोगों को कैरी कर सकता है, और इसमें मतलब रेंडवूज और डॉकिंग कैपेबिलिटी होगी। रेंडवूज को तो वहां पे स्पिन करता रहेगा कुछ टाइम, मतलब स्पिन का मतलब ऐसे लोग नहीं घूम रहे होंगे, वो लगातार ना मोशन में होता है। स्पेस में जाके भी उसे ऐसे स्टिल नहीं खड़ा करते, थोड़ा थोड़ा हर चीज मोशन में रहती है, तो वो करता रहेगा। और डॉकिंग यानी कि एक जगह पे पार्क करके वहां पे उसे रोटेट करवाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे इसरो के GSLV Mark 3 इंजन पे भेजा जाएगा। ये ना इसरो का सबसे पावरफुल इंजन है, रॉकेट्स का सबसे पावरफुल इंजन है GSLV Mark 3। ये सबसे पावरफुल इंजन है, सबसे हैवी सैटेलाइट्स इसके थ्रू उठाई जाती हैं, और ये बिकॉज 3.7 टन का भार अब इसके थ्रू उठा रहा है, तो पता चलता है इसकी कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा। ठीक है, जहां पे लॉन्च व्हीकल के आगे PSLV लिखा होगा ना, PSLV छोटे व्हीकल्स को उठाता है, GSLV ज्यादा बड़े व्हीकल्स को उठाता है। PSLV और GSLV क्या है, ये किसी और करंट अफेयर में कभी आ जाएगा। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो क्या है वो किसी और करंट अफेयर में मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, वो भी कभी आ जाएगा। पर इसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं, किस ऑर्बिट पे जाके इसे फिक्स करना है, ये सब कुछ ये ना स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर के क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी डायरेक्टली नहीं पूछता, और ज्यादातर अब तो पीसीएस भी नहीं, खैर इस बार पूछ रहा था। ठीक है, वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। स्टेटमेंट्स यही होती हैं कि जैसे कि क्वेश्चन लिखा होगा कि गगनयान के बारे ये 3 पॉइंट्स कंसिडर करो, वो जो 3 पॉइंट्स होंगे उसमें यही चीजें होंगी कि इससे लेट्स सपोज यहाँ पे ऑर्बिट में बदल दूं कि 800 किलोमीटर के ऑर्बिट पे उसे फिक्स किया जाएगा। ऑर्बिट का मतलब है अर्थ से कितनी ऊपर रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ 800 स्टेटमेंट में 800 आ गया, क्या वो स्टेटमेंट सही है? नहीं, 300 से 400 के बीच में फिक्स करना है। क्लियर है? इसके अलावा एक फीमेल रोबोट भी भेजा जा रहा है जिसे कहते हैं व्योम मित्र। ये एक फीमेल रोबोट है जो 3 हमारे एस्ट्रोनॉट्स को कंपनी करेगा। ठीक है, और इसका काम होगा डिटेक्ट और अर्ली वार्निंग देना अगर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज होता है कैबिन के अंदर। लेट्स सपोज ऑक्सीजन का प्रेशर गिर गया, लोगों की डेथ हो सकती है ना, तो इसे लगातार मॉनिटर करते रहना इसका काम होगा। तो ये आपको पूछा जा सकता है व्योम मित्र किस मिशन में भेजा जा रहा है, तो उसका आंसर होगा गगनयान। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है? यह व्योम मित्र है क्या? तो एक फीमेल रोबोट है जो गगनयान में भेजा जा रहा है। ठीक है, ये सारी लाइंस यहाँ पे। नेक्स्ट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये जो एक्ट है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट है। ठीक है, सरकार की तरफ से, और सरकार को एक तरह से अनलिमिटेड पावर देता है लिटरली किसी को भी अरेस्ट करने की।
ठीक है, तो इसलिए इसे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। लोगों के खिलाफ कई बार नजायज में भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा देते हैं सरकार को जब किसी को चुप करवाना होता है। बहुत ही पावरफुल एक्ट है। तो आपके इस एक्ट के जितने पॉलिसी है क्या, अनलॉफुल एक्टिविटीज इंडिया में, अनलॉफुल एक्टिविटीज मानना किसे जाता है? तुम सरकार के अगेंस्ट तक बोल रहे हो, वो भी अनलॉफुल है, इसीलिए इसका मिसयूज होता है। तुम बिना फैक्ट के कुछ बोल रहे हो, वो भी अनलॉफुल है। टेररिज्म तो चलो अनलॉफुल है ही, पर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी खतरा है कि तुम अगर क्रिटिसाइज भी करते हो तब भी तुम्हारे अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लग सकता है। सेडिशन जैसा हो गया, पर ये अनलिमिटेड पावर देता है। नेक्स्ट आपके डैप, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देखो इंडिया के अंदर कोई भी जो चीजें खरीदनी है, लेट्स सपोज आर्मी ने गन्स खरीदनी है, ठीक है, कोई एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, कोई हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, सबमरीन खरीदने हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डायरेक्टली नहीं खरीदते, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं सेंट्रल की गवर्नमेंट को। सेंटर की गवर्नमेंट में है एक काउंसिल बनाया हुआ है जिसे कहते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये काउंसिल सारी फोर्सेस की डिमांड को कंसिडर करता है और इसे हेड करते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इससे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है? आपके राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह इसे हेड करते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। वो मतलब बाकी सारे तीनों के चीफ होते हैं इसके अंदर और राजनाथ सिंह होते हैं, और ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो पैसा बजट में मिला है डिफेंस को वो कहां कहां खर्च करना है। फाइनल अप्रूवल किस फोर्स के लिए क्या खरीदा जाएगा, एक होती है डिमांड की गई है, डिमांड फोर्सेस करती हैं कि हमें ये गन चाहिए, ये एयरक्राफ्ट चाहिए, ये चीज चाहिए। उसके बाद उसे एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करता है। कोई भी चीज जो खरीदी जानी है अल्टीमेटली यही अप्रूवल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एक कंट्री आपके अखबार में आई हुई है, इक्वेटोरियल गिनी। गिनी ये है आपके अफ्रीका की कंट्री है, बहुत ही छोटी सी। ये रही इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि यहां पड़ती है, बहुत ही छोटी सी। ठीक है, इसके आसपास का मैप भी बनाया हुआ है। ये सारी कंट्रीज को यहाँ पे स्टडी कर लेना, किसकी बॉर्डर किस कंट्री से लगती है। सबसे पहले तो इक्वेटोरियल गिनी की बॉर्डर किस किस से लगती है? एक तो गेबन से लगती है और दूसरी साइड कैमरून से लगती है। दो से लगती है इसकी बॉर्डर। नहीं नहीं, इससे नहीं लगती, वो यहाँ पे रहेगी इसकी बॉर्डर, गेबन और कैमरून से लगती है। पर आसपास की बाकी कंट्रीज भी यहाँ पे स्टडी कर लेना जितनी दी है। होगा क्या, देखो जब करंट अफेयर्स में कंट्रीज पढ़ते रहोगे साल के अंदर अंदर सारी दुनिया याद हो जाती है, क्योंकि अभी सिर्फ 5 से 7 कंट्रीज याद करनी है। सारी एटलस याद करने बैठोगे वो हमेशा चीज मुश्किल है। 5-5, 6-6 कंट्रीज करके याद सारी दुनिया याद हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन रेयरली आते हैं, पर वो रेयर का चांस भी क्यों लेना, थोड़ी थोड़ी करके सारी याद हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आज की आज याद कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। वहां कुछ नहीं, टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, ये लो न्यूज पढ़ाता हूँ। द डेथ टोल फ्रॉम एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन मिलिट्री कैंप में हुआ है 30 तक होगी। तो इसका ब्लेम वहां पे टेररिज्म को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, इन सारी कंट्रीज में टेररिज्म बहुत फैला हुआ है। यहां पे लोकल टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। दुनिया के जैसे सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप कौन सा है? बोको हराम। आपकी नाइजीरिया में ना टेररिस्ट ग्रुप है बोको हराम, यहाँ इन दोनों के बीच में ऑपरेट करता है। ये लेक मेन सेंटर है बोको हराम। ये बहुत ही ये सबसे ज्यादा दुनिया का खतरनाक ग्रुप है, ये जिंदा ही नहीं छोड़ते। वो एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंस है उनकी।
सोमालिया तो देश ही नहीं है ना, सोमालिया तो वैसे ही देश के तौर पे खत्म होगा। सोमालिया आपकी यहाँ कंट्री पड़ती है जो हॉर्न है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है, ये जो बिल्कुल ऐसे कर्व मछली है अफ्रीका की, ठीक है, यहाँ पे सोमालिया पड़ता है। सोमालिया में कोई सरकार नहीं, मतलब सरकार है पर उनके कंट्रोल में उनका देश नहीं है, छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ सारा देश चढ़ा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सबसे पहले आर्बिट्रेशन होता क्या है? आर्बिट्रेशन आपके एक जुडिशरी का ही प्रोसेस है। देखो दो चीजें, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन वर्ड भी कभी कभी तुम सुनोगे। पहले मीडिएशन बताता हूं क्या होता है। मीडिएशन का मतलब होता है मीडिएट, मतलब सेंटर पॉइंट पे लाना। मीडिएशन में क्या होता है कि लेट्स सपोज दो लोगों में लड़ाई होगी, उनमें बन नहीं रही कि किस बात पे एग्री करें, वो क्या करेंगे, वो एक थर्ड पर्सन को चुनेंगे जिसपे उन्हें ट्रस्ट है, वो आएंगे कहेंगे कि दोनों साइड की बात सुनो और फिर हमारी किस तरह से सुलह करवाओ। तो मीडिएशन में क्या होगा, लेट्स सपोज मैं मीडिएटर हूं, मैं दोनों को कन्विंस करूंगा कि तुम ये चार बातें मान जाओ, तुम ये चार बातें मान जाओ, अपने आप चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये है मीडिएशन, सेंटर पॉइंट पे लेके आना, जहां पे दोनों को मैंने एग्री करवाया और सेंटर में लेके आया। आर्बिट्रेशन यही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अलग है। आर्बिट्रेशन में क्या होगा, वही दो लोग फिर से लड़े, अब मुझे मीडिएटर की जगह मेरे लिए वर्ड यूज होगा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर और मीडिएटर में फर्क क्या है? मीडिएटर को दोनों साइड ने बताया, उसके बाद मैंने उन्हें कन्विंस किया ना कि यार इतनी इतनी बात मान लो। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, दोनों साइड अपना पक्ष बताएंगी, फिर मैं जो फैसला सुनाऊंगा वही फैसला बाइंडिंग है। वो है आर्बिट्रेशन के दोनों अपनी अपनी साइड बता दो, फिर मैं बताऊंगा सही चीज क्या है। मीडिएशन का मतलब होता है दोनों को थोड़ा थोड़ा एग्री करवा के बात खत्म करो, मीडिएट करवा दो, दोनों ही एग्री करते हैं। आर्बिट्रेशन में दोनों साइड अपनी बात बताती हैं और फिर जो आर्बिट्रेटर होता है वो फैसला सुनाता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जुडिशरी में बस वकील होते हैं, आर्बिट्रेशन में वकील नहीं, तुम अपनी पक्ष खुद दे सकते हो। जैसे इंडिया में वो बनाई गई है लोक अदालत। लोक अदालत इसीलिए बनाई गई है, जगह जगह पे ऑर्गेनाइज की जाती है कि लोक अदालत में तुम्हें वकील की जरूरत नहीं, तुम खुद जाके अपने पक्ष को प्रेजेंट कर सकते हो और उसके बाद वो बता दिया जाता है। ठीक है ना, उसमें तुम्हें फॉर्मली सबूत पेश करने की जरूरत, मतलब जैसे कोर्ट में एक फॉर्मल प्रोसेस होता है कि ये चीज ऐसे चलेगी, ऐसे विटनेसेस आएंगे, ऐसे सब कुछ होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ रिलैक्स प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तुम अपनी तरफ से जो तुमने पेश करना है तुम करो, तुम्हें कोर्ट बारे इतनी डिटेल में मतलब प्रोविजंस पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना पक्ष जाके बस क्लियरली रखो तुम कहना क्या चाहते हो। जैसे ये हो गए, इसमें तुम जैसे लेट्स सपोज टेलीकॉम कंपनीज के अगेंस्ट ही केस करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट जो है वो भी आर्बिट्रेशन है। ठीक है, तुम अपनी साइड दोगे, दुकानदार अपनी साइड देगा, जो आर्बिट्रेटर का फैसला। ठीक है, तो ये बस इनफॉर्मल होते हैं थोड़े से, कोर्ट्स बिल्कुल फॉर्मल प्रोसेस से चलते हैं, वो बाइंडेड होते हैं कि यही होगा ऐसे। तो अब जब इंटरनेशनल लेट्स वो दो कंट्रीज के बीच में बहस होगी, नेहा एक मिनट स्पीकर भी ऑन कर देता हूं। हाँ जी नेहा। सर जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो जजेस होते हैं? जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो यूजुअली जजेस होते हैं, पर आम लाइफ में तुम किसी को भी बना सकते हो। आर्बिट्रेटर तो कोई भी हो सकता है, मतलब अगर इनके प्रोसेस की बात की जाए ऑब्वियसली उन्हें जजेस ही कहते हैं। ठीक है, पर आर्बिट्रेटर होने को कोई भी हो सकता है। तुमने किसी को कहा कि हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करवा दो, तुम्हारी मर्जी जो तुम कहो, तुमने उसे आर्बिट्रेटर ही बनाया। हाँ सर जैसे मतलब दो पार्टीज के अंदर डिस्प्यूट है तो वो अपने अपना बंदा लेके जाएगी कोई भी, या वो अगर वो दोनों कर किसी को? सी अगर आर्बिट्रेशन का प्रोसेस इसलिए ओपन रखा जाता है कि लेट्स सपोज किसी के पास वकील के पैसे नहीं है, ऐसे तो वो कभी जस्टिस ही ना ले पाए, तो वो जा पाए। पर जो वकील कर सकता है वो लोक अदालत में भी अपना वकील पेश कर सकता है, वो मर्जी है। ठीक है, तो वकील को ये नहीं है कि वकील वहां जाके अपनी पूरी फॉर्मल लैंग्वेज बोलेगा, वकील को भी
आम भाषा में ही तब बात करनी पड़ती है ताकि दूसरे को समझ आए बोल क्या है। ठीक है, तो अगर कभी दो देशों में बहस हो जाए या कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर पैसा लगा रही थी उसके अंदर कोई बहस हो जाए, उसके लिए ना इंटरनेशनल लेवल पे भी आर्बिट्रेशन सेंटर्स बने। दो बड़ी कंपनीज आपस में लड़ पड़ी, दो देशों में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो वैसे ही एक आर्बिट्रेशन का कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जैसे अभी केस क्या हुआ है, एक यूके की कंपनी है कैरन एनर्जी, इसे ओरिजिनली इंडिया में आपके नेचुरल गैस के रिसोर्सेज और ये सब कुछ के लिए बुलाया गया था, पर बाद में गवर्नमेंट ने इनका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया। ठीक है, पर इंडिया में अगले बहुत पैसा लगा चुके थे, तो अब ये इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया आपके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जहां पे इंडिया केस हार गया। हमने इस कंपनी को 1.4 बिलियन डॉलर्स पे करने, ठीक है, लॉसेस में प्लस इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, और जो फ्यूचर प्रॉफिट्स भी प्रॉमिस थे वो भी, सब कुछ देना पड़ता है बहुत। हाँ, बाइंडिंग होता है इंटरनेशनली, तुम्हारी कोई रेपुटेशन मेंटेन करनी पड़ती है ना। बाइंडिंग ऐसा नहीं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट मुकर जाए तो अगले कहीं से वसूल लेंगे, पर होगा क्या, अब ऐसी कंपनीज के पीछे इनकी गवर्नमेंट की बैकिंग है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसी चीजों पे। अपील इसी में दोबारा कर सकते हो या किसी और इंटरनेशनल फोरम में चले जाओ, पर होगा क्या अगर कहीं और भी हार गए तो वही चीज है। अभी इंडिया अपील ही कर रहा है इसके अंदर दोबारा से, करने को तो जितनी बारी मर्जी कर लो, पर वही है। अब हुआ क्या इंडिया के अगेंस्ट आपके आर्बिट्रेशन का ये केस सिर्फ इन्होंने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं किया था, इन्होंने हर बथेरी कंट्रीज के अंदर, कैरन कंपनी ने इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बथेरी कंट्रीज के अंदर आर्बिट्रेशन जो सेंटर है वहां पे भी किया था। इंडिया 5 कंट्रीज में हार चुका है इंक्लूडिंग यूएसए और यूके। ठीक है, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी हार गया, तो ऑब्वियसली इतने केस तो हार चुके हैं, तो हमें भी लगता है कि देने ही पड़ेंगे किसी ना किसी टाइम पे। जैसे 2019 में ना आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये तो चलो हमारे ऊपर तो तब भी छोटा है नहीं, सरकार के मुताबिक छोटा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर $10 बिलियन का लगा था, तो वो देने पड़ते हैं। बथेरी कंट्रीज कहीं ना कहीं सबके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, बथेरी कंपनीज करती हैं। इंटरनेशनली तुम्हें अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। देने को तुम मुकरने को तुम मुकर भी सकते हो कि मैं नहीं देता, पर क्या है, कल तुम्हारे यहाँ पे बाकी फॉरेन कंपनीज क्यों पैसा लगाएंगी, उन्हें जब श्योरिटी नहीं है कि ये कंट्री अपने प्रोमिसेस पर टिकेगी या नहीं टिकेगी, तो उस वादे के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बेसिकली आपका हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। ठीक है, ये अपने आप में कोर्ट नहीं है ट्रेडिशनल सेंस में, वही बताया ना, ये आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है। ठीक है, आर्बिट्रेशन वालों को कभी कोर्ट नहीं रेफर करते इसलिए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता, ये सिर्फ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चाहे वो स्टेट्स हो सकती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, प्राइवेट पार्टीज हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। क्लियर है? इसके ये जितने भी पॉइंट हैं, जजेस कैसे इलेक्ट होते हैं, इसमें जजेस इसमें 6 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं अलग अलग कंट्रीज के उससे। ठीक है, इंडिया की तरफ से भी नॉमिनीज हैं इसमें, तो वो सारा कुछ इसमें से पढ़ना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? दोनों एक ही बिल्डिंग में है वैसे तो, पर फर्क ये है कि वो डील करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो आर्बिट्रेशन नहीं है, वो कोर्ट है। ठीक है, उसमें फॉर्मल प्रोसेस होगा, ठीक है, सब कुछ लेड डाउन प्रोसीजर्स होंगे, वो उस चीज का काम करते हैं, ये आर्बिट्रेशन का। मतलब इनमें फर्क ये है, इसमें प्राइवेट पार्टीज भी आ सकती हैं, उसमें प्राइवेट पार्टीज नहीं आ सकती, वो सिर्फ सरकारों के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, जैसे कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान के इस टाइम कब्जे में, उनके लिए हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे। ठीक है, वहां से उन्होंने बोला कि कुलभूषण यादव को फांसी नहीं देनी और इंडियन एम्बेसी के लोगों को मिलने दिया जाए, इसलिए पाकिस्तान ने उसकी फांसी भी रोकी, उसका मिलने भी दिया जाता है। ठीक है, और ये उसी चीज से आया है। क्लियर है? पर वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, इसमें प्राइवेट पार्टीज भी हो सकती हैं, दोनों के जजेस अलग अलग है, बिल्डिंग सेम है,
दोनों का प्रोसेस सेम नहीं है, दोनों अलग अलग प्रोसेस से चलता है, ठीक है। दोनों में कुछ भी, जजेस भी अलग, स्टाफ भी अलग, सब कुछ अलग। बस बिल्डिंग की एक साइड पे ये कोर्ट है, बिल्डिंग की दूसरी साइड पे दूसरा कोर्ट है, एक ही बिल्डिंग से बस ऑपरेट करते हैं। क्लियर है? वो भी किसी ना किसी करंट अफेयर में आ जाएगा, ठीक है, साल के अंदर अंदर। पहले भी करंट अफेयर की मैगजीन्स में है वो ऑलरेडी, डेली करंट अफेयर में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं? ये थे आपके आज के करंट।